हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं खेमचंद्र शर्मा है प्रवक्ता बीजेपी के, निरंजन पोद्दार है राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत आप दोनों का। निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इस पूरे मामले पर आपका क्या रिएक्शन है? पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर, देखिए विधानसभा में भी ये सब कुछ हुआ था, उसके बाद भी इसी तरीके से कमोबेश स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी रही और लोकसभा चुनाव के बीच में ऐसी हत्याएं हो रही हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बंगाल की वो धरती है जो विद्या और विद्वता के लिए जानी जाती थी और जहां से आप ये समझ लीजिए पूरे भारत ही नहीं पूरी मानवता को एक संदेश दिया जाता था। चाहे उसके अंदर वहां के उत्पन्न हुए विद्वान समझ लीजिए, चाहे वहां उस क्रांति धरा से जिस तरीके से देश की आजादी का जो बिगुल फूका गया था, चाहे उस चीज को देख लीजिए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो बंगाल एक जमाने में आप ये समझ लीजिए उद्योग की राजधानी कही जाती थी, उस बंगाल के अंदर 30-35 वर्षों के कम्युनिस्ट शासन के अंदर राजनीति का एक जिसको कहते हैं हिंसा का चित्र और चरित्र उत्पन्न हो गया। यानी कि वहां के जो जिसको कहते हैं राजनीतिक संस्कृति के अंदर एक हिंसा कहीं ना कहीं उसकी जड़ों में समा गई और जिस तरीके से वहां पे वो चीज हो रही थी और ममता बनर्जी ने माँ माटी और मानुष के नाम से वहां पे अपनी राजनीति शुरू की और जो वामपंथी जो सरकारें थी उनके खिलाफ एक संघर्ष, बड़ा संघर्ष खड़ा किया और कहीं ना कहीं यही नंदीग्राम और सिंगूर उनकी एक कर्म स्थली थी जहां से आप ये समझ लीजिए उन्होंने बिगुल फूका था और उस वामपंथी सरकार को उखाड़ करके अपनी राजनीति वहां पे स्थापित की थी। और आज कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल उसी जो रक्त रंजित राजनीति की जो संस्कृति है उसका एक परिचय अपने आप को करवा रही है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये भी है कि जो चुनाव के दौरान जो हिंसा आपको दिखाई दे रही है वो हिंसा तो है ही है, इसके बाद में चुनाव बाद की जो हिंसा है वो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से चिंता का विषय होनी चाहिए। क्योंकि अभी तो वहां पे जिस तरीके से चाहे सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड है, चाहे वहां की जो पुलिस है या जो वहां का प्रशासन है, वो चाहे कुछ भी स्तर पे, चाहे किसी भी छोटे स्तर पे ही सही, लेकिन वो वहां पे जिस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन चुनाव के बाद में जिस तरीके से वहां पे एक जिसको कहते हैं पार्टी ऑफिस से तमाम शासन प्रशासन चलता है और राजनीतिक जिसको कहते हैं द्वेष या राजनीतिक वैमनस्य या राजनीतिक बदले की भावना से जो एक हिंसा होती है वो 2021 के विधानसभा चुनाव के पश्चात भी आपने और पूरे देश ने देखी होगी, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में भी देखी थी और इस बार भी। लेकिन वास्तविकता ये है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चीज के लिए कमोबेश केवल ममता बनर्जी की तरफ उंगली तो की, केवल वहां की राज्य सरकार को दोषी तो ठहराया, लेकिन उसके लिए चाहे राजभवन के द्वारा, चाहे केंद्र के गृह मंत्रालय के द्वारा, चाहे किसी भी प्रकार से उसके लिए कोई जिसको कहते हैं कि एक जड़वत कार्य नहीं चलाया वहां पे, ऐसा कार्य नहीं किया जिससे इन चीजों की जड़ों को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा सके। बात तो की जा सकती है, बात तो की जाती है कि भाई हमने नक्सल प्रभावित एरियो को नक्सलाइट से हमने मुक्त करवा दिया, हमने ये करवा दिया, लेकिन जो बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में और बंगाल के लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल में वो बदलाव देखने को मिल नहीं रहा है। धार्मिक और मजहबी एंगल पश्चिम बंगाल में इस वक्त निरंजन जी देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या एक पार्टी इस देश से, इस राज्य से इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में इस तरीके की हिंसक घटनाएं घट रही हैं और खून खराबे पर उतारू है और उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए? चाहे बीजेपी की भी हम बात कर ले, सिर्फ बयानबाजियां होती हैं। अगर पश्चिम बंगाल की तरफ से कहा जाता है कि आखिरकार गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, आप वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के चुनाव के वक्त में इतनी तैनाती कर देते हैं, हिंसक घटनाएं जब होती हैं, माहौल जब ऐसा होता है, तो सिर्फ पश्चिम बंगाल पुलिस ही वहां पर क्यों पहरा दे, क्यों स्थिति को संभाले? ममता बनर्जी खुद ये कहती रही हैं कि इसके लिए जिम्मेदार गृह मंत्री भी हैं, गृह मंत्रालय भी हैं। कैसे देखें इन चीजों को? और क्या वाकई टीएमसी इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है, वो गुंडागर्दी करेगी, कोई रोकने वाला नहीं है इस देश में उसे? देखिए, निश्चित रूप से इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी बराबर की मैं दोषी मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी या तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो केवल बंगाल के ऊपर बयानबाजी करते हैं, केवल बयान के ऊपर राजनीतिक हमला करते हैं। मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर कोई राज्य सरकार अगर किसी सीमा रेखा से अगर बाहर जाती है या यूं कहें कि वहां उस राज्य की अगर किसी भी प्रकार से कोई
सामाजिक रूप से कोई ताना बाना जब वहां पे बिगड़ता है और राज्य सरकार उसके अंदर आपको बायस लगती है, जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं कि 103 मुस्लिम जातियों को जोड़ करके और उसके अंदर ओबीसी के सर्टिफिकेट बांट दिए गए और इस तरीके से एक जिसको कहते हैं वहां पे एक राजनीतिक अराजकता फैली हुई है, तो फिर मुझे एक बात बताइए, केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या केवल लोगों को बताने के लिए या भाषण देने के लिए होते हैं? क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? आप मुझे एक बात बताइए, मन कैसे नहीं बढ़ेगा कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में जिस तरीके से जी। चुनाव पश्चात को राजनीतिक बदलने की भावना से जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया, लोगों के घर फूंक दिए, हजारों हजार लोग पलायन करके कहीं आसाम में या निकटवर्ती राज्यों में जाकर के जिन्होंने शरण ली, या वहां पे लोगों ने खूब तकायत चाट करके और उनसे माफी और क्षमा याचना करके इस बात की शपथ उठाई कि आगे से हम टीएमसी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे। वहां से इनके जो प्रदेश प्रभारी विजय वर्गीय जी आकर के बिल्कुल, देखिए हर बार पश्चिम बंगाल में इस तरीके की घटना घटती है, हर 2-3 दिन पे इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, खबरें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, इतना वक्त था मेरे साथ जुड़े आप लोग, इस चर्चा में शामिल हुए।